हमारे पास एक रासायनिक समीकरण है। यहाँ फेरिक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया होती है, जिससे हमें फेरिक सल्फेट और जल का अणु, ये दो अणु मिलते हैं और हमें इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप वीडियो को रोककर इसे स्वयं संतुलित करने का प्रयास करें और फिर हम आगे देखते हैं कि इसे आसानी से कैसे संतुलित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लिया होगा। लेकिन यदि आप इस रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं कर पाए हैं या इसे संतुलित करने में आपको काफ़ी कठिनाई हुई है, तो उसका कारण यह हो सकता है कि यहाँ हमें सल्फेट ग्रुप मिल रहा है, जो कुछ अणुओं को संतुलित करने के लिए काफ़ी जटिल बना रहा है। यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फेट ग्रुप है, एक सल्फेट समूह है, और यहाँ पर जो फेरिक सल्फेट बन रहा है वहाँ पर भी 3 सल्फेट समूह है। इसलिए यहाँ ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 4 गुणा 3 यानी 12 हो जाती है। इसके बाद एक ऑक्सीजन, यहाँ कुल यहाँ पर 13 ऑक्सीजन परमाणु है। इसी तरह से यहाँ 4 और 3 7 ऑक्सीजन परमाणु हैं। तो कुल मिलाकर इसकी वजह से ये समीकरण संतुलित करने के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। तो हम इसे कैसे संतुलित कर सकते हैं? यहाँ सल्फेट समूह इसे कठिन बना रहा है, लेकिन यदि हम ध्यान दें तो हम देख सकते हैं कि सल्फेट समूह में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। अभिक्रिया होने पर जो फेरिक सल्फेट बन रहा है उसमें सल्फेट समूह में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या को एक साथ संतुलित करने की बजाय हम पहले सल्फेट समूह से बाहर के ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित कर लेते हैं और उसके बाद हम सल्फेट समूहों की संख्या को अलग से संतुलित कर लेते हैं। इसे आसानी से समझने के लिए हम एक काम और कर सकते हैं कि हम यहाँ सल्फेट समूह को X मान लेते हैं और इससे प्रतिस्थापित कर देते हैं। X से हम सल्फेट समूह को प्रतिस्थापित कर देते हैं और जब हम इसे X से प्रतिस्थापित करते हैं तो इस समीकरण को हम एक बार फिर से लिख सकते हैं और वह इस तरह से होगा। यहाँ पर एक सल्फेट समूह है जिसे हमने प्रतिस्थापित कर दिया और इसी तरह से यहाँ पर भी सल्फेट समूह है जिसे हमने यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दिया। यहाँ पर कुल 3 सल्फेट समूह है तो ये हो जाएगा X3। ठीक है, तो इस तरह से हम समीकरण को नए तरीके से लिख सकते हैं। और अब हम इस X को एक तत्व की तरह मानते हुए इस पूरे समीकरण को पहले संतुलित कर लेंगे और फिर वापस X के स्थान पर SO4 या सल्फेट समूह को रखकर हम समीकरण को पूरी तरह से संतुलित कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो आयरन है उसके 2 परमाणु हैं। ठीक है, इसका मतलब इधर पे भी 2 परमाणु होने चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि आयरन के परमाणुओं की संख्या बराबर है, मतलब इसे संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद यदि हम ऑक्सीजन को देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन का केवल 1 परमाणु है, मतलब यहाँ हमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु करने होंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम जल के अणुओं की संख्या को बढ़ाकर 3 कर देते हैं। 3 जल के अणुओं में कुल 3 ऑक्सीजन परमाणु हो जाते हैं और यहाँ 3 ऑक्सीजन परमाणु, तो ये ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या भी संतुलित हो जाती है। अब हमें हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या को संतुलित करना है। यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि जल के 3 अणु हमने किए हैं इसलिए हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 3 गुणा 2 कुल 6 हो जाती है। तो यहाँ हमें हाइड्रोजन के 6 परमाणु चाहिए। इसके लिए हम सल्फ्यूरिक अम्ल के अणुओं की संख्या को बढ़ा करके 3 कर सकते हैं। 3 सल्फ्यूरिक अम्ल के यदि अणु हैं तो इसमें हाइड्रोजन के प्रत्येक सल्फ्यूरिक अम्ल में 2 परमाणु हैं, तो कुल मिलाकर 6 हाइड्रोजन के परमाणु हो जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद अंत में हमें सल्फेट समूह को संतुलित करना है। तो यहाँ पर यदि हम सल्फ्यूरिक अम्ल के 3 अणु ले रहे हैं उसमें हमें 3 सल्फेट समूह मिल रहे हैं और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि 3 सल्फेट समूह, मतलब सल्फेट समूह भी संतुलित हो गया है। अब हम वापस X को सल्फेट समूह से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो फेरिक ऑक्साइड के साथ हमने कोई भी संख्या संतुलित करने के लिए नहीं रखी है, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल के अणुओं की संख्या को हमने 3 कर दिया है, तो हम यहाँ पर 3 ले लेते हैं। इसके बाद इधर भी हम देख सकते हैं कि फेरिक सल्फेट के साथ कोई संख्या रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जल के अणुओं की संख्या हमको यहाँ पर 3 करना है।
अब हम जांच सकते हैं कि क्या यह समीकरण संतुलित हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आयरन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पर आयरन के 2 परमाणु हैं, इसके अलावा आयरन इधर नहीं है, मतलब आयरन के परमाणुओं की संख्या संतुलित है। ऑक्सीजन के परमाणु यदि देखें तो 3 यहाँ पर और 3 गुणा 4 12, 12 और 3 15 परमाणु यहाँ पर ऑक्सीजन के हमको मिल रहे हैं, और इधर पर 4 गुणा 3 12 और 3 15। तो इस तरह से ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या भी संतुलित है। इसके बाद हाइड्रोजन को यदि देखें तो 3 गुणा 2 6 परमाणु है, और यहाँ पर 3 गुणा 2 6 परमाणु, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या भी संतुलित है। अंत में हमारे पास केवल सल्फर बचता है, तो इसके परमाणु यहाँ पर 3 हैं, 3 सल्फर के परमाणु हैं, और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि सल्फर के 3 परमाणु हैं। तो इस तरह से हम सल्फेट समूह को X से प्रतिस्थापित करके इस रासायनिक समीकरण को आसानी से संतुलित कर सकते हैं। इस तरह के जटिल रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का यह एक आसान तरीका है।